Hello, my dear students. How are you? I think all of you are well in COVID-19 pandemic. आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। तो गाइस, आज मैं स्टार्ट करूंगा एक न्यू टॉपिक, that is the properties of dielectric material. Before going to start the different types of dielectric materials used in electrical engineering, we have to know about the properties of dielectric materials. कौन कौन सी properties हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. Before that, I request you guys, if you are visit first time in my channel, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिकल भी आपको मिलेगा, और अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं, मेरे से सीनियर है, गुरुज हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने स्टूडेंट्स और अपने कलीग्स में शेयर करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक टू टॉपिक नॉलेज जो है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का एक बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर कर सके। डिटेल में मैंने पहले ही कहा हुआ है आप लोगों को गाइज कि मैं जनवरी के बाद डिटेल में जाऊंगा आफ्टर द गेट एग्जामिनेशंस। बिफोर दैट I have to complete the entire syllabus of all university across the country. So I have much more load right now. I am much more loaded right now. तो गाइज मैंने पहले भी कहा है कि आपको अगर डिटेल में जाना है तो ये सारे हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स और सारे जो प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने ये बुक्स लिखे हैं, आप इनको रेफर कर सकते हैं टू गेट द मोर नॉलेज रिगार्डिंग पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो गाइज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ IKG-PTU, दिस इज इन द थर्ड यूनिट, उसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में सारा कुछ है। बिफोर दैट मैं आपको एप्लीकेशन बता चुका हूं कि कहां कहां पे हम लोग एप्लीकेशन करते हैं और वो एप्लीकेशन क्यों करते हैं, उसके लिए वी हैव टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूंगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज जो होगी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, दैट विल बी द परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डेंसिटी इन द मटेरियल टू प्रोड्यूस द फ्री स्पेस बाय द सेम इलेक्ट्रिक फोर्स। ये परमिटिविटी का डेफिनेशन है, आप सभी लोगों को पता होगा। फ्रॉम क्लास 12th ऑनवर्ड्स वी आर स्टडीड रिगार्डिंग द परमिटिविटी इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं वहां। देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी E। जो आपका कैपेसिटेंस है, जो हमारे कैपेसिटर्स के अंदर बनते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, एक तरह से कैपेसिटेंस में ही यूज होता है, तो उसका जो परमिटिविटी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके परमिटिविटी के कैपेसिटर। आप देखिए एज C इज इक्वल टू Q/V, हमें सबको पता है कि जो चार्ज होता है, सॉरी C होता है कैपेसिटर की वैल्यू, दैट विल बी Q/V फैराड। Q इज द चार्ज एंड V इज द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस देम। तो इसको हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इज इक्वल टू EA/X, परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय A एंड मल्टीप्लाई बाय X, और Q इज इक्वल टू, और Q/EA इज इक्वल टू V/X इज इक्वल टू वोल्टेज ग्रेडियंट। इसको हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं, जो कि हमेशा kV पर सेंटीमीटर के हिसाब से होता है। और अगर मैं नॉर्मल एयर की बात करूं तो जब आप लोगों ने कोरोना लॉसेस के न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे उस टाइम पे आपने देखा होगा कि ये जो वैल्यू है ये लाई करती है किसके बीच में। जो अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मैं बात करूं तो जनरली 21 kV पर सेंटीमीटर, या हम लोग कहीं पे 25 भी लेते हैं, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट, ये हमारा वैल्यू होता है। तो आपने क्या देखा, जो कैपेसिटर है वो डायरेक्ट इस परमिटिविटी के अक्रॉस उसी पे डिपेंड करता है। अब आप बोलोगे सर कैपेसिटर की जरूरत कहां पड़ गई अपने को, तो अब आप एक बार दिमाग लेके जाइए। सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के केस में स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे आप देखते हैं नंबर ऑफ डिस्क आपके लगे हुए रहते हैं, डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3। उसमें आप देखेंगे दो कैपेसिटेंस होते हैं, एक सीरीज कैपेसिटेंस, एक शंट कैपेसिटेंस। उस दोनों की वैल्यू पे ही ओवरऑल स्ट्रिंग एफिशिएंसी जो आपका है वो डिपेंड करता है। उसको भी हमें कैसे मेंटेन रखना है, तो कैपेसिटेंस प्लेड ए बिग रोल in dielectric material and permittivity is directly proportional to the capacitance। इसलिए permittivity हमारा जो dielectric material में है, especially in the case of solid dielectric material, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन सेकेंड पॉइंट जो आपका वो है, दैट विल बी द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर दोनों तरह के वर्ड आपके पास आए तो आपको आंसर एक ही देना है। इट्स डिफाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दैट कैन बी विथस्टैंड बाय इलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ kV पर सेंटीमीटर।
मीन्स ये एक मैक्सिमम वैल्यू है जो कि आपको दो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट के बीच में एक इंसुलेट प्रोवाइड कराएगा। ये मैक्सिमम विथस्टैंड वोल्टेज है जो इन दोनों के बीच में बिना किसी कम्युनिकेशन के चल सके। जैसे ही इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया, स्पार्क हो गया, कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया, कंडक्टिंग फील्ड डेवलप हो गया, इट मीन्स हमारा डाइलेक्ट्रिक जो है वो मीडियम खत्म। तो जो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, यूनिट जो है इसका, दैट विल बी दी केवी पर सेंटीमीटर, इसका डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटेगा। आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ जो आप ऑयल यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में, वहां पे बेटा एक बकोल्स रिले लगाया रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर, देखा होगा। क्या काम है उस रिले का? जनरली 15 डिग्री, मैक्सिमम 15 या 12.5 डिग्री, 12 डिग्री पे इंक्लिनेशन होता है वो ट्रांसफार्मर पे, एंड इट विल यूज्ड फॉर हाई रेंज ट्रांसफार्मर। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में आपको दिखेगा भी नहीं, अबव 500 केवीए ट्रांसफार्मर में ही दिखेगा बकोल्स रिले आपको। तो वो इसलिए होता है क्योंकि इट प्रोवाइड ए अलार्म, वो हमें ट्रांसफार्मर ऑयल के अंदर की जो फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से अलार्म प्रोवाइड कराता है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा, कम होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ खत्म नहीं होगा, सॉरी, कम हो जाएगा। और जब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा तो जो मैंने वाइंडिंग और मेटेलिक बॉडी के बीच में डाइलेक्ट्रिक ऑयल, जो ट्रांसफार्मर ऑयल यूज किया है, वो सारा का सारा हमारा जो है वो बीच का बैलेंसिंग खत्म होगा और उस वाइंडिंग से करंट लीक होकर हमारे मेटेलिक बॉडी में आना शुरू हो जाए। उससे पहले ही हमें बकोल रिले अलार्म कर देता है कि आपके ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर इस डिग्री पे आ गया है, यू हैव टू रीसेट योर ट्रांसफार्मर। तो हम ट्रांसफार्मर को कुछ देर के लिए ऑफ कर देते हैं ताकि उसके वाइंडिंग से आने वाला हीट नहीं हो और हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो सेफ रहे। इन हायर टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन अकर्स एट लोअर अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस। अगर हाई टेम्परेचर है तो लो वोल्टेज पे भी ब्रेकडाउन हो जाएगा। ड्यू टू हायर टेम्परेचर पार्टिकल गेट लूजली बॉन्डेड टू अनदर्स, द पार्टिकल्स बिकम अनस्टेबल एंड ब्रेकडाउन इजीली टेक्स प्लेस। जब होता है, ऑब्वियस सी बात है कि जब उबाल आएगा उसमें तो उसके जो हमारे पार्टिकल्स है, जो ऑयल है या कोई भी चीज है, वो बाहर फैलना शुरू होगा और इस कारण से हमारा ब्रेकडाउन जो है वो हो जाएगा। तो टेम्परेचर का कंडीशन क्या है? जब भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए आपको यही कहना है कि व्हेन टेम्परेचर विल राइज, जो आपका वो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, द पार्टिकल बिकम अनस्टेबल, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने के केस में जो हमारा है वो सिस्टम पूरा का पूरा जो है ये, ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक लाइन ही याद रखनी है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए कि इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा या ज्यादा होगा, तो आपको बताना है कि व्हेन टेम्परेचर विल राइज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बिकम डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट, दैट विल बी द मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या है, द प्रेजेंस ऑफ इवन 0.01% मॉइस्चर रिड्यूस इट्स इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ टू 20%. It is due to that moisture increases the conductivity of the medium. अब क्या है, अब मैं बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं हमारे ऑयल में मिक्स है, तो जो ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट है, क्या वही बॉइलिंग पॉइंट वाटर का भी होगा? क्या नहीं होगा। सभी का वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो जैसे ही 100 डिग्री के आसपास आएगा, ऑयल तो बियर कर लेगा, क्योंकि ऑयल जो आता है वो हमेशा क्लास सी, क्लास मैंने आपको जो पहले बताया उसके हिसाब से अलग टाइप के इंसुलेटर में आता है, तो वो तो बियर कर लेगा। बट वो पानी क्या होना शुरू होगा, वो बबल शुरू बनना, वेपोराइजेशन शुरू हो जाएगी प्रोसेस। और उस वेपोराइजेशन प्रोसेस के लिए ही जो आप देखते हो उसमें बबल्स क्रिएट होने लगेंगे और उस बबल्स के कारण कुछ गैस पॉकेट्स भी बनेंगे और उस कारण से जो ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक सिस्टम है हमारे ऑयल का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि अगर हम 0.01% मॉइस्चर्स भी इसमें इनबिल्ट करें तो हमारा 20% जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो खत्म हो जाता है। आपके ट्रांसफार्मर में एक सिलिका जेल पीछे एक गोल सा लगा रहता है, कलरफुल जेल आते हैं सिलिका जेल, वो लगाते हैं। वो इसलिए लगाते हैं कि वो ट्रांसफार्मर से जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करके उसके नीचे ले आता है। तो उसको हम देखते रहते हैं, उसका कलर जैसे ही चेंज होता है इट मींस वो पूरा का पूरा मॉइस्चर ले चुका है, तो हम उस सिलिका जेल को फिर चेंज कर देते हैं उसके कलर। देन है आपका टाइम लैग। टाइम, जो जितना टाइम रहता है वो किस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को वेयर करता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विदस्टैंड हायर वोल्टेज फॉर शॉर्ट टाइम और शॉर्ट टाइम लैग, इट मींस हायर द लो वोल्टेज लेजर विल बी द टाइम लैग। मीन्स अगर वोल्टेज हम बढ़ाएंगे
तो जो हमारा टाइम लेग होगा वो कम होगा। तो इस तरह से टाइम लेग जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। डाइलेक्ट्रिक लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। जो डायरेक्ट्रिक लॉस जो हमारा 10 डेल्टा हम लोग निकालते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक लॉस निकालते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी। परमिटिविटी ऑफ लिक्विड डाइलेक्ट्रिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जो परमिटिविटी होती है वो लिक्विड डाइलेक्ट्रिक की वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी आप देखिए यहाँ पे दो तरह से रोल प्ले कर रहा है। पहला तो आपका परमिटिविटी में इनवर्सली है और डाइलेक्ट्रिक लॉस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग अब अलग अलग टाइप के हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। हमें पता है जनरली 3 टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमारे पास है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो फर्स्ट जो टॉपिक हमारा है दैट विल बी द ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। तो जो ब्रेकडाउन हो रहा है सॉलिड डाइलेक्ट्रिक में उसके टाइप्स हैं, उसमें से कुछ टाइप्स हम अभी डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग पार्ट 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक पहले क्या होता है, पहले हम ये तो समझ लें। The breakdown of solid dielectric not only depends upon the magnitude of voltage applied, but also it is the function of a time for which the voltage is applied. यानी कि VB जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज है that will be the natural log TB is equal to constant. एक constant terms होता है. And the dielectric strength of solid material is affected by many factors. बहुत सारे फैक्टर पे सॉलिड का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो ब्रेकडाउन है वो अफेक्ट करता है। पहला है एम्बिएंट टेम्परेचर, जो हम जिस टेम्परेचर में हम उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा है ह्यूमिडिटी। तीसरा है ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट। तीसरा है इम्प्योरिटीज और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, वेदर एसी डीसी और इम्पल्स वोल्टेज आर बीइंग यूज्ड, प्रेशर अप्लाइड टू दीज इलेक्ट्रोड्स। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है ब्रेकडाउन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन। ये कब कब होता है, किस किस केस में होता है, उसको हम लोग अलग अलग करेंगे। तो जो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होता है सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स में, इट कैन बी वेरियस मैकेनिज्म। द वेरियस मैकेनिज्म आर, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं वो आप देखिए। पहला है इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन, दूसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन, तीसरा है ब्रेकडाउन ड्यू टू ट्रिंग एंड ट्रैकिंग, चौथा है थर्मल ब्रेकडाउन, पांचवा इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन। अब आप ये देखिए टाइम के हिसाब से कौन सा ब्रेकडाउन किस कंडीशन में होता है, कितने टाइम में हो सकता है। लोड की कंडीशन में, जब हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम या कोई भी सिस्टम डाइलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो लोडेड हो तब। आप देखो इंट्रिंसिक सबसे पहले हो रहा है बहुत कम टाइम में, देन है स्ट्रीमर, ठीक है, देन है थर्मल। स्ट्रीमर मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीमर मतलब हो गया आपका ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल। उसके बाद आपका थर्मल हो गया और फिर इरोजन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल है लास्ट में। और उसके बाद ट्रिंग एंड ट्रैकिंग जो है इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ थर्मल, वो भी टाइम से ही होता है। लेकिन सबसे पहले जो होता है आकर that will be the intrinsic और electromechanical। streamer means string and tracking, और ये थर्मल का पूरा है। तो ये आप देखिए ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है। और आप ये देखिए स्ट्रीमर थ्योरी भी है अलग से एक ब्रेकडाउन मैकेनिज्म में, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। एज पर एज आपके सिलेबस नहीं है, तो जब डिटेल में क्लासेज होंगी तब मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूंगा और पक्का करूंगा। तो अभी जो आपका है वो हम लोग देखेंगे कि इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन और हम लोग इलेक्ट्रो उसमें जाएंगे केमिकल ब्रेकडाउन में। इस दोनों को इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन, ये तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन क्या होता है। तो इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक में फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है आप देखिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन वोल्टेज आर अप्लाइड ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब बहुत कम समय के लिए, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 सेकेंड, the dielectric strength of a solid dielectric increases very rapidly to an upper limit called intrinsic breakdown। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो सडनली बढ़ता है, और वो किस लिमिट तक बढ़ता है, उस लिमिट तक बढ़ता है जिस लिमिट को हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन। आप सिंपली एक इसको एवलांच ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं। इंट्रिंसिक और एवलांच ब्रेकडाउन भी होता है। ये उसी तरह से होता है जैसे हम लोग बीजेटी के केस में ब्रेकडाउन देखते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन में जो इंट्रिंसिक और वो वाली ब्रेकडाउन होती है, एवलांच ब्रेकडाउन होती है, वो केस है। तो आप ये देख रहे हैं कि कितना कम टाइम में बेटा ये काम कर रहा है, 10.-8, यानी कि आप एक तरह से देखिए तो 10 to the power -2 माइक्रो सेकेंड, एक माइक्रो सेकेंड का 100वां पार्ट जो होता है उस पार्ट में ये काम शुरू कर देता है, ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटली दिस हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक
कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली अंडर द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। अब अगर हमें ये प्रॉपर्टीज पता करनी है कि इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की ये इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन वोल्टेज कितनी है, उसके लिए हमें प्रॉपर एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट के बाद ही मैं इस वैल्यू को डिफाइन कर सकता हूं कि दीज आर दी वैल्यूज। उसके बाद है द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिकॉर्डेड। जो मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है बेटा अपने पास जो एवलांचिंग ब्रेकडाउन का इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन का है, दैट विल बी 15 मेगावोल्ट पर सेंटीमीटर फॉर पॉलीविनाइल अल्कोहल एट -196 डिग्री। तो अगर -196 डिग्री टेम्परेचर है तो पॉलीविनाइल अल्कोहल जो है इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा दैट विल बी इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन के केस में 15 मेगावोल्ट पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इट्स डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर कैपेबल ऑफ माइग्रेशन थ्रू द लैटिस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। मीन्स ये डिपेंड करता है उस डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मीन्स एक तरह से हो गया इट्स ए मिक्सअप ऑफ इंसुलेटिंग एज वेल एज कंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन कंडक्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा कम होता है इसमें, डाइलेक्ट्रिक वाला इंसुलेटिंग वाला पार्ट ज्यादा होता है। तो जो इसमें बाय डिफॉल्ट उस कंडक्टिंग मटेरियल के कारण जो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर कैपेबल ऑफ माइग्रेशन थ्रू द लेटिस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब जो माइग्रेशन होता है मूवमेंट होता है उसका उस बचे खुचे 2-4 इलेक्ट्रॉन्स का, उसी कारण से उस पर भी ये डिपेंड करता है कि उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा तो इस तरह का मैकेनिज्म जनरेट नहीं होगा। तो जो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आप मान लो रिवर्स की बात करते हैं, हम लोग डायोड की बात करते हैं, डायोड में देखते हो जनरली 0.1 या 0.7 वोल्ट तक वो लोग रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो रिवर्स एक तरह से वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर जो उतना उस इंसुलेटिंग मटेरियल है जो उतना नहीं होने दे रहा है, उसके बाद ही वो उसको क्रॉस कर पा रहा है। A small number of conduction electrons are present in solid dielectrics along with some structural imperfections and a small amount of impurities। अब कुछ impurities भी होती है, जरूरी नहीं है कि हम प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्योर बना सके। हो सकता है अंदर में कोई पार्शियल डिस्चार्ज हो या अंदर में कोई वॉइड रह गया हो या प्रॉपर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रॉपर नहीं हुई हो, उसमें कुछ मिक्स हो गया हो, कुछ इम्प्योरिटीज हो, उसके कारण भी इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन जो है वो अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन क्या होता है वो आप देखिए। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, a mechanical force will be exerted on the dielectric due to the force of attraction between the surface charges। जो सरफेस चार्जेज होता है उसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कारण उस पर एक मैकेनिकल प्रेशर पड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास दो तरह के हैं, एक है एब्सेंस ऑफ फील्ड, जब कोई फील्ड नहीं लगा है तो जो हमारा d0 है वो इतना है। जब मैंने विद अप्लाइड कोई फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर दिया तो कि दोनों तरफ से देखो वो कंप्रेस हो रहा है और जो हमारा vd है उसका वैल्यू जो हमारा है वो कम हो रहा है। vd जब थिन होगा तो ऑब्वियस सी बात है डाइलेक्ट्रिक वैल्यू जो होगी वो हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है साइज पे। नेक्स्ट है दिस कंप्रेशन डिक्रीज द डाइलेक्ट्रिक थिकनेस thus इंक्रीजिंग द इफेक्टिव स्ट्रेस। जो ये कंप्रेशन है डिक्रीज कर देता है डाइलेक्ट्रिक थिकनेस को, जो आप देख रहे हो d, thus इंक्रीज द इफेक्टिव स्ट्रेस, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस को हम बढ़ाते हैं। फेलियर अकर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स विच कैन एक्सीड द मैकेनिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के मैकेनिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उससे ज्यादा हो जाता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्रेसिव फोर्स, तो हमारा ये सिस्टम जो है वो डाइलेक्ट्रिक जो है हमारा ब्रेक हो जाता है और उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक। जिस इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण वो अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर दे, यानी मैकेनिकल फिजिकल प्रेशर पड़ रहा है उसके कारण वो लॉस्ट हो जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन इन सॉलिड। अब आपका नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रो थर्मल ब्रेकडाउन और ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग को हम लोग उसमें एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वो थोड़े से डिटेल में जाने वाले टॉपिक्स है, एग्जाम्स में आते भी है। ये सब जनरली इसी ब्रेकडाउन में आते हैं या 2-2, 4-4 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन क्या है इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, उसको देखते हैं हम लोग। Whenever cavities are formed in solid dielectric, the dielectric strength in these solid specimen decreases. It is related to thermal breakdown। ये thermal breakdown से related है।
बट ये कहता है whenever cavities are formed in solid dielectric, जब सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है उस पर बहुत दिनों से रखा है तो डस्ट गंदगी और ये सब जब जमने लगता है उसको हम लोग कैविटी बोलते हैं, गंदगी, द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इन दीज सॉलिड स्पेसिमेन डिक्रीजेस, तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो धीरे 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 कम होने लगता है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिटोरिएशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयंस, जो उसमें प्रेजेंस होता है मोबिलिटी ऑफ आयंस, मूवमेंट जो होता है आयंस का, मैंने वही कहा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, उसके कारण, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लीकेज करंट एनर्जी लॉसेज इन मटेरियल, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जो लीकेज करंट होता है उसमें मटेरियल में, उसके रिस्पॉन्सिबल। इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड गैसेज ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन विद इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अफेक्टेड, अब जब एयर का प्रेजेंस होता है और गैसेज का ड्यू टू केमिकल रिएक्शन उसमें होने के कारण इंसुलेटिंग मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है उस मटेरियल का वो अफेक्ट होता है। वो कैसे होता है वो आप देखिए, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन विद सम एयर और ओजोन गैसेज, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है सम एयर और ऑक्सीजन ओजोन गैसेज के कारण इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन अकर्स, इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन होता है, लाइक रबर इज ऑक्सीडाइज विद ओजोन एंड क्रैक्स इन प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ऑफ ओजोन, तो जो ऑक्सीडाइज जो नॉर्मल एयर है उसके कारण रबर जो है जनरली ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आप देखते होंगे नॉर्मली हम लोग अदर चीज में भी अगर कोई रबर का पार्टिकल यूज करते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, और जब भी क्रैक्स हो गया तो उसका जो स्टार्टिंग टाइम पे जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था वो उस टाइम तक मेंटेन नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट है ड्यू टू द कॉन्टैक्ट ऑफ डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल विद ईच अदर इन एनी प्रैक्टिस अपर्चर्स, अगर हमने दो अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिए तो उनका जहां पे कांटेक्ट हो रहा है उस वहां पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, उसके कारण भी हो रहा है। एंड लास्ट इज द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी और वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है उसके कारण भी इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन होता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें उसको अफेक्ट करती है जो आपने देखा। तो गाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ कंडक्शन एंड ब्रेकडाउन इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोग ट्रीइंग और ट्रैकिंग और थर्मल जो हमारा ब्रेकडाउन है उस मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे गैस पे या लिक्विड पे, जिस पे भी जाना है। तो इस वाले लेक्चर में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो प्रॉपर्टीज है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज आर परमिटिविटी, टेम्परेचर, टाइम लैग, फ्रीक्वेंसी एंड मॉइस्चर, ये सारा उसको अफेक्ट करता है उसकी प्रॉपर्टीज को। देन हमने पढ़े कि टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक्स में कौन कौन से ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होते हैं, उसमें हमने देखा 5 टाइप के जनरली थे। फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक, सेकंड वन इज आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोकेमिकल, फोर्थ वन इज थर्मल एंड फिफ्थ वन इज ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग। तो उसमें जो शुरू के 3 थे आपके, जैसे आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड आपका पहला वाला जो था इंट्रिंसिक ब्रेकडाउन, उसको हम लोगों ने इस लेक्चर में कवर किया है। आपके एज योर सिलेबस सफिशिएंट मटेरियल मैंने इसमें डाला हुआ है। आप एग्जामिनेशन में मेरे लेक्चर्स के जो पीपीटी है उसके थ्रू आप नोट्स भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप बनाइए, आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज नेक्स्ट चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर कंप्लीट करने से पहले लास्ट में बस यही है, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट और फैकल्टी in any university across the country in department of electrical or electrical and electronics engineering branch, kindly subscribe my channel। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो देखने के बाद लाइक बटन जरूर दबाइए अगर आपको अच्छा लगा हो तो और आपके हिसाब से बना हो तो। सो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।